How you all? I hope you all are doing really great. My name is Abhishek, and today I brought another topic from Hello Alkanes and Hello Aranes. In this topic, I'll be talking about the physical and chemical properties of haloalkane. The preparation part has already been done in the previous part. And before starting the lecture, I would request you all to please get a copy and pen so that you may note it down what all I'm going to teach today. Uh, so without wasting time, let's just begin. So the first thing that I'm going to discuss here is the nature of this कार्बन halogen bond. देखिए, ये जो कार्बन हैलोजन का ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, X हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे इस हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लेता है कार्बन से। अब चूंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कि क्या हुआ, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बन पे आकर के अटैक करने की कोशिश करता है और इसी वजह से करता भी है। ठीक है, आप अब जितने भी रिएक्शन आप पढ़ेंगे ना, वो कार्बन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, या आप ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया है। ठीक है, अब जितना ज्यादा आप एक्स लगाएंगे उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें एक चीज देखिए, ये मैंने एक टेबल शेयर करी है। ये टेबल है डाइपोल मोमेंट की ऑफ ऑल दी हैलोजेंस। तो डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपने डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर पढ़ा था हैलोजेंस के केस में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जो ऑर्डर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि HF का सबसे ज्यादा होता है, देन HCl का होता है, उसके बाद से HBr का होता है, ठीक है, और फिर होता है HI का। तो आपने ये ऑर्डर पढ़ा था कि भाई फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो सबसे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है और ये ऑर्डर सही भी है। लेकिन यहां पे देखिए, ये फ्लोरीन का ऑर्डर था, ये CHX3, मतलब यहाँ पे CH3F रहा होगा। ठीक है, फ्लोरीन के केस में CH3F, यहाँ पे CH3Cl। तो इसे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज देखिए आप, इन वैल्यूज में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा आ रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस का फैक्टर यहाँ पे मैटर कर रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से तो थोड़ा बड़ा होगा ही होगा, तो भले चार्ज डिफरेंस थोड़ा सा कम आए लेकिन डिस्टेंस तो थोड़ी ज्यादा हो गई ना, डिस्टेंस तो थोड़ी ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा डाइपोल मोमेंट का वो ये होगा CH3Cl, उसके बाद CH3F, फिर CH3Br और उसके बाद से CH3I। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। ये क्वेश्चन मेंस, जेई मेंस और नीट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, फ्लोरीन का पहले लिख देते हैं, क्लोरीन का बाद में लिखते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस था यहाँ पे। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये जो कार्बन का कार्बन और हैलोजन के बीच की ये जो थोड़ी सी पार्शियल पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी ही सभी तरह के रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल को कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। The very first physical property that I'm going to discuss is their physical state. ठीक है, उनका स्टेट देखते हैं।
तो स्टेट के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि जो लोअर मेंबर्स हैं इस फैमिली के हैलो एल्केन के, ये जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो दे आर गैस। ठीक है, लोअर मेंबर्स आर गैस और इन गैसियस स्टेट। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो कि लोअर मेंबर है, मॉलिक्यूलर मास कम है उनका, तो वो गैसियस होते हैं। और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, they become liquid and after that they become solid. So we can say that the higher members are liquid and solid. वो सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो इनकी पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या ले सकते हैं? जिसमें एक चीज छूट गई, ये कलरलेस गैसेस होती हैं, दे आर कलरलेस गैसेस, बट जो ब्रोमाइड्स ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये जो होते हैं, दे डेवलप कलर, दे डेवलप कलर when exposed to light, या कह लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब आप इनको लाइट में रखेंगे तो दे समहाउ शो कलर। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी स्मेल। ठीक है, जितने भी वोलाटाइल हैलो एल्केन्स होंगे, जो लोअर मेंबर्स हैं, जो गैसियस हैं, ठीक है, दीज वोलाटाइल मेंबर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, दे हैव अ स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल का मतलब क्या होता है? जो बहुत प्लीजेंट स्मेल हो, जो आपको महकने पे आपको अच्छा महसूस कराए। जैसे हम सभी के घरों में अगरबत्ती या धूप बत्ती जलती है तो वो बहुत अच्छी महकती है। ठीक है, कुछ फ्लेवर्ड स्मेल होती है, तो वैसे ही इनकी भी स्मेल होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ वोलाटाइल मेंबर्स की, क्योंकि जो हायर मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो नॉन वोलाटाइल होंगे, जो लिक्विड या सॉलिड होगा, तो उनकी स्मेल कुछ बहुत खास नहीं होती है। ओके, the third property that I'm going to discuss is the solubility. ठीक है, तो solubility का ये है कि they are less soluble in water, less soluble in water। पानी में तो ये डिसॉल्व नहीं होते, ये soluble नहीं है, but readily soluble, but readily soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, ईथर, ठीक है, एसीटोन, एटसेट्रा। ठीक है, इनमें जो होंगे ये बहुत क्विकली सॉल्युबल होंगे, रेडली सॉल्युबल होंगे। ओके, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट में, जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जस्ट डिस्कस अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो सीधा रिलेशन है वो है मॉलिक्यूलर मासेस से। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफओए में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ही ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर मैं सेम एल्काइल ग्रुप की बात करूं, अगर मैंने कोई सेम एल्काइल ग्रुप आर लिया है तो इसका जो फ्लोराइड होगा इसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी विद रिस्पेक्ट टू क्लोराइड, विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमाइड एंड विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड, ठीक है। ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा देता हूं। जैसे सपोज करिए लेट्स से ये एक हमारे पास एक हैलाइड था, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन से हाइड्रोजन या फ्लोरीन में लग रहा है दैट इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड, दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप किसी चीज को बॉयल करते हैं तो ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं ब्रेक होती हैं, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। लेट्स से ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल था, ये एक अलग मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। एक और ऐसा सा ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक और ऐसा सा ही मॉलिक्यूल है। लेट्स से हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये एक नया मॉलिक्यूल है। तो जब भी मैं बोलता हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ लग रहा होता है जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप किसी चीज को बॉयल करते हैं तो एक्चुअली ये वाला फोर्स टूटता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होता है, ठीक है, जो कि इस केस में वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप बॉयल करेंगे तो ये फोर्स टूटेगा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग हेलाइड्स की भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी इफ यू आर टेकिंग द सेम एल्काइल ग्रुप, ठीक है। या आप किसी भी तरीके से अगर आप मोलर मास बढ़ा रहे हैं तो उसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती चली जाएगी, ओके। एक इसमें नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है इनफ्लेमेबल नेचर, ठीक है। इनफ्लेमेबल नेचर, तो देखिए इनका इनफ्लेमेबल नेचर कैसा होता है, दे आर लेस इनफ्लेमेबल less inflammable compared to corresponding hydrocarbon, compared to corresponding hydrocarbons, ठीक है। अब आपने एक टेस्ट पढ़ा होगा बेलस्टेन टेस्ट। तो बेलस्टेन टेस्ट क्या होता था, इफ यू रिमेम्बर, दे गिव green they give green edge flame, they give green edge flame when heated with copper, when heated with कॉपर, ठीक है। इस टेस्ट का क्या नाम था, इस टेस्ट का नाम था बेलस्टेन टेस्ट,
ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम हैलोअल्केन्स के केस में पढ़ते हैं, दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन केस अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस लिंक को एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन ये इस हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी का पूरा बेस है। क्योंकि ये जो हैलो एल्केन्स होते हैं ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, मतलब मेजरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ना ओनली कि मैं ये बोलूं कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन देते हैं, समटाइम्स ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। उनके बारे में भी हम डिटेल में एक अलग लेक्चर डालेंगे, ठीक है, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो लेट्स जस्ट डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। So the very first chemical property that we are going to discuss is the reactivity. Reactivity. अब देखिए रिएक्टिविटी जो होती है एल्किल हैलाइड की, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको इनिशियली बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कार्बन और हैलोजन का ये जो बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सेम एल्काइल ग्रुप के लिए बात करूं, सेम एल्काइल ग्रुप R, इसके साथ अगर आयोडाइड लगा हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है ये बहुत वीक बॉन्ड है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब आप चलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब कि सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैलोजन फैमिली में है दैट इज आयोडीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो R ऑफ I होगा। ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे कम है। इसके बाद से होगा RBr, फिर होगा RCl, और सबसे लेस होगा हमारा RF फॉर सेम एल्काइल, फॉर सेम एल्काइल। ठीक है, एक ही एल्काइल ग्रुप के लिए ये ऑर्डर होगा। इसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया। अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मान लीजिए एक मेरे पास ऐसा सा हैलाइड है, ठीक है, एक मेरे पास ऐसा हैलाइड है, काम करते हैं 3 कार्बन का ही रखते हैं, ठीक, और एक मेरे पास ऐसा हैलाइड है। ठीक है, इसमें एक ये कार्बन से हैलाइड लगा हुआ, ये टर्शियरी कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन से लगा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और यहाँ पे इस कार्बन से लगा हुआ ये प्राइमरी है। टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ये कार्बन टर्शियरी में तीन तरफ से अटैच्ड है, मतलब कि जो कार्बन होंगे, जो सराउंडेड कार्बन है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस कार्बन को। ठीक है, इसको और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर रहे हैं, हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो टर्शियरी होगा, देन सेकेंडरी होगा, एंड देन प्राइमरी होगा फॉर SN1 रिएक्शन, फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यूनिमोलिकुलर या ऑर्डर 1। क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो बहुत क्विकली रिएक्ट करेगा। ठीक है, SN2 में ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, 1 2 3 हो जाता है। ठीक है ना, तो फॉर SN1 रिएक्शन क्या होगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का फॉर SN1। और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये जो ऑर्डर होगा फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता था,
कि बैकवर्ड साइड से अटैक करता था न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको SN1 SN2 रिएक्शन, आप उस लेक्चर को जरूर रेफर करिएगा, तब आपको इसकी रिएक्टिविटी समझ में आएगी। ठीक है, ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और मोस्ट ऑफ दी हैलोएल्केन्स दे शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा सा बिल्कुल बहुत माइन्यूट सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। उसके बाद से फिर हम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड RX था, ये किसी न्यूक्लियोफाइल Y- से रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है R ऑफ Y एंड प्लस X-। तो हुआ क्या कि X- की जगह पे Y- आ गया है, मतलब Y ने, इस न्यूक्लियोफाइल है ये, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस हैलोजन को रिप्लेस कर दिया, इसके सब्स्टिट्यूशन पे ये आया हुआ है। तो ऐसा हमको जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल आर व्हाट, दे आर जनरली कैरिंग नेगेटिव चार्ज और दे लव द पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, कभी कभी ये रिएक्शन डिपेंड करता है कि किस टाइप के हैलोजन पे सब्स्टिट्यूशन होना है और किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ एक टाइप पे डिपेंड करता तो SN1 रिएक्शन होता, दोनों पे डिपेंड करता तो SN2 रिएक्शन होता। ठीक है, जिसमें ये हमारा R ऑफ X जो है, दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस इज योर सबस्ट्रेट, इसको हम जनरली सबस्ट्रेट बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज एक्चुअली द रिएजेंट, द अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है हमारा। ठीक, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें जो हम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे दैट इज अवर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट वन, इसमें क्या करते हैं, दी एल्किल हैलाइड्स ऑन बॉइलिंग विथ aqueous KOH, एल्किल हैलाइड्स विथ बॉइलिंग विथ aqueous एल्कली, कोई भी aqueous एल्कली ले लीजिए, चाहे आप aqueous KOH ले लीजिए या NaOH ले लीजिए। ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद दैट, और इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। जैसे कि मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं, दिस R ऑफ X is reacting with KOH aqueous और ये फॉर्म करेगा ROH प्लस KX। देखिए सब्स्टिट्यूशन हो गया यहां पे। अब एक चीज बताइए मुझे, ये जो aqueous KOH है ये हमको OH- देगा, और इसका जो OH- है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वेट नहीं करेगा कि इस हैलोजन का अपने कार्बन से निकलने का, ये क्या करेगा, तुरंत बैक साइड पे अटैक कर देगा, बैक साइड से कार्बन का अटैक करेगा। जैसे लेट से हमारे पास ऐसा सा कुछ था, CH3 CH2X था। ठीक है, या मैं Cl ले लेता हूं, चलिए CH3 CH2 Cl ले लिया मैंने, इसका मैंने रिएक्शन कराया एक्वस KOH से। तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया C2H5OH एंड प्लस KCl। मतलब इस OH ने वेट नहीं किया कि ये कार्बन इस क्लोरीन को निकाले, इसने तुरंत बैकवर्ड साइड से अटैक किया और अटैक करने के बाद से इसने इस क्लोरीन को यहां से रिप्लेस कर दिया। मतलब कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे तो ये रिएक्शन क्विकली कब होगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कब होगा, जब प्राइमरी अल्कोहल आप यूज कर रहे होंगे। यानी कि ये रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है, ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है SN2 मैकेनिज्म से। यहां पे SN2 मैकेनिज्म लग रहा है। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लेता, लेट से मैं एक ऐसा अल्कोहल ले लेता, सॉरी एक टर्शरी हैलाइड ले लेता, और इसका मैं रिएक्शन कराता एक्वस KOH के साथ। ठीक है, तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो है, ठीक है,
अब बैक साइड से अटैक करने की जगह ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन सभी तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, इसके पास जगह ही नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट काम करने लगेगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, या कह लीजिए अल्टीमेटली इतना कम यील्डिंग रिएक्शन है ये कि इसको हम ना के बराबर ही माने तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। SN2 मैकेनिज्म से अगर मैं यहाँ पे वीक बेस ले लेता, लेट्स से मैं ओनली वाटर ले लेता, तो काम बन जाता, तो ये हमारा अच्छा प्रोडक्ट देता। अगर मैं यहाँ एक्वस KOH की जगह पे, इस जगह पे अगर मैं वाटर ले लेता, सिर्फ प्लेन वाटर ले लेता, तो वाटर क्या है, वाटर एक वीक बेस है, वो OH माइनस देता, लेकिन वो तब तक वेट करता जब तक कि ये कार्बन हैलोजन खुद ना अपने आप से रिप्लेस कर दे, अपने आप से ना निकाल दे। तो जब यहां से निकलेगा हैलोजन, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, उसके बाद OH पे अटैक करेगा, तो SN1 मैकेनिज्म होता है वो। लेकिन अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH, या आप मॉइस्ट Ag2O ले रहे हैं, तो दैट रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द SN2 मैकेनिज्म। ठीक है ना। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। चलिए थोड़ा और रिएक्शन देखते हैं। By substitution reaction, we can discuss the formation of alkyl nitriles. तो ये कैसे फॉर्म होता है? When alkyl halide on boiling with alcoholic KCN, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं इसको। When alkyl halides boiled with alcoholic KCN, it gives corresponding alkyl halide. Gives alkyl nitriles. ठीक है, आप alkyl nitriles कह लीजिए या alkyl cyanides कह लीजिए। तो एक जनरल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। This R of X is actually reacting with KCN alcoholic. This will give you R of CN plus of KX. ठीक है, इसमें ये जो Cn माइनस है, this Cn माइनस is actually a strong base. तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जब Cn माइनस निकलेगा यहां से, तो वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने भर का वेट नहीं करेगा, वो तुरंत रियर साइड से अटैक करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन लेट से ये है, ठीक है, Cl, एंड इट इज रिएक्टिंग विथ KCN अल्कोहलिक, तो ये हमको ये प्रोडक्ट देगा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है दैट इज SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, रियर साइड से अटैक कर सकता है। अगर ये वीक बेस होता लेट से, तो फिर ये वेट करता कि कार्बन वो हैलोजन को रिलीज करे, उसके बाद से उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो। तो इस रिएक्शन के लिए जो एल्काइल हैलाइड सबसे सूटेबल होगा वो प्राइमरी होगा, ठीक है, देन सेकेंडरी, एंड जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो टर्शियरी होगा। ठीक है, अगर मैं टर्शियरी हैलाइड ले लूं, लेट से मैंने एक ऐसा हैलाइड ले लिया Cl, and now it is subjected to react with KCN alcoholic, तो ये रिएक्शंस शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है ना। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट काम करने लगेगा, इस Cn को आने के लिए उतनी जगह ही नहीं बचेगी, काफी भीड़ भाड़ हो जाएगी कार्बन के अराउंड, तो ये Cn वहां पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये वीक बेस होता हमारा, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने KOH के एग्जांपल में बताया, अगर ये वीक बेस होता तो बहुत आराम से रिएक्ट करता, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन से हम, इस मेथड से हम एल्काइल नाइट्राइल्स भी बना सकते हैं। अगर आपने KCN की जगह पे AgCN यूज किया है, ठीक है, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड अगर आपने यूज किया है, तो वो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोनाइट्राइल में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड्स
react with alcoholic AgCN, सिल्वर साइनाइड, ठीक है, फॉर्म्स एल्काइल आइसोनाइट्राइल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आइसोनाइट्राइल्स फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन लिखूं R of X, it is reacting with AgCN, that will give you, ये अल्कोहलिक है, ठीक है, इसके नीचे मैं मेंशन कर देता हूं, अल्कोहलिक है ये, this will form R of NC plus AgX। इस सिल्वर सॉल्ट के प्रेजेंट में यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो नाइट्रोजन के एंड से होता है, जिसकी वजह से हमको एल्काइल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल हमको प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है। एक रियल रिएक्शन लिखते हैं, Cl plus reacting with AgCN, alcoholic, that will give us NC plus AgCl। जब हमने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराया था RX का, तो हमने देखा था एक कार्बन स्टेप अप हो रहा है। अगर आपको याद हो प्रीवियस रिएक्शन में, अगर हमने प्रोपाइल क्लोराइड लिया था तो हमको ब्यूटेन नाइट्राइल मिल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर हमको जब नंबर ऑफ कार्बन स्टेप अप करना होता है तो हम अल्कोहलिक KCN से रिएक्ट कराते हैं, और अगर हमको आइसोनाइट्राइल बनाना है तो हम AgCN से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। Okay, our next reaction is the formation of amines। तो formation of amine कैसे होता है कि alkyl halides reacts with alcoholic ammonia under pressure, ठीक है, तब हमारा एमीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल रिएक्शन लिखूं, R of X इज रिएक्टिंग विथ अमोनिया, तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख देता हूं HNH2, ठीक है, दिस इज योर अल्कोहलिक। तो H और X, HX बाहर हो जाएंगे और ये हमको देगा R of NH2 प्लस HX, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्राइमरी अमीन हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन सब रिएक्शन में प्राइमरी हैलाइड ही सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। जैसे अगर मैं रियल एग्जांपल लूं, लेट्स से मैंने ये ले लिया Cl प्लस HNH2 अल्कोहलिक, ठीक है ना, तो ये हमको देगा NH2 प्लस HX, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, जहां पे R एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इस जनरल रिएक्शन में R एल्काइल ग्रुप है, और इट कुड बी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें एक दूसरा पार्ट भी है, तो एक पार्ट था रिएक्शन का, लेकिन अगर क्या हो कि आप एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लें, ठीक है, ये तो इसका ए पार्ट था, लेट्स से इसका मैं बी पार्ट लेता हूं। इफ एल्काइल हैलाइड is in excess, तो जब ये एक्सेस में होता है तो ये हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सभी तरह के एमीन्स का एक मिक्सचर देता है, ठीक है। मैं एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। लेट्स से आपने RX लिया, ठीक है, ये RX एक्सेस में था। RX ने जब अमोनिया से रिएक्ट किया, अल्कोहलिक अमोनिया से, ठीक है, अल्कोहलिक मैं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, यहाँ पे आप अल्कोहलिक ही लिखिएगा यहाँ पे, तो ये फॉर्म करेगा R of NH2, ठीक है, प्राइमरी एमीन बना।
एक्सेस में था, अभी भी आर एक्स थोड़ा सा बचा होगा, ये आर एक्स फर्दर रिएक्ट करेगा इस अमोनिया से और एक हाइड्रोजन और रिमूव करेगा, एच एक्स यहां से बाहर करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी एच एक्स बाहर हो रहा था, ठीक है, और ये फॉर्म करेगा R2 ऑफ NH, ये सेकेंडरी अमीन बना। एक्सेस में था RX, फिर थोड़े से मॉलिक्यूल्स RX के बच गए होंगे, ये फॉर्म करेंगे R3N और इस रिएक्शन से फिर HX बाहर होगा। ये R3N फर्दर रिएक्ट करेगा RX से और हमको क्वाटरनरी अमीन देगा। तो क्वाटरनरी अमीन, हालांकि हाइपोथेटिकल होता है, काफी अनस्टेबल होता है, R4N ऑन दी होल पॉजिटिव और X माइनस, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देता है ये, ठीक है। ये था हमारा प्राइमरी अमीन, ये था सेकेंडरी अमीन, ये था टर्शियरी अमीन, और ये क्या था, अमोनियम सॉल्ट था, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट था। इस रिएक्शन का एक नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखा था, ठीक है। अगर आप अमोनिया एक्सेस में यूज कर रहे हैं, ये इस रिएक्शन का थर्ड पार्ट आप समझ लीजिए, अगर अमोनिया एक्सेस में है, इफ NH3 इज इन एक्सेस, तो अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो ये लिमिटेड सप्लाई में होगा RX, ठीक है ना। तो जितना RX प्रेजेंट होगा उतना अमोनिया से रिएक्ट करेगा और उतना प्राइमरी अमीन फॉर्म करेगा। तो इफ NH3 इज इन एक्सेस, प्राइमरी अमीन will be the major product. प्राइमरी अमीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अब अमोनिया जितना था, जितना एल्काइल हैलाइड था वो अमोनिया से रिएक्ट कर गया पूरा पूरा, अब फर्दर रिएक्ट करने के लिए अमोनिया से कोई और मॉलिक्यूल तो बचा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, RX यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो और इससे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्राइमरी अमीन होता है, तो प्राइमरी अमीन हमको एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा। और इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी है वो एल्काइल हैलाइड्स की, वो ये है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव RI है, उसके बाद से RBr है, एंड देन RCl है, वही एज इट इज जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, ठीक है ना। इसके बाद वाला रिएक्शन है हमारा विलियमसन सिंथेसिस, कभी कभी पूछ लेता है, आइए देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स एंड इट्स ए पार्ट इज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड reacting with एल्कली मेटल एल्कोक्साइड। तो एल्कली मेटल एल्कोक्साइड कौन कौन सी है, KOR या फिर NaOR। एल्कली मेटल एल्कोक्साइड्स जो होंगे उनसे रिएक्ट करेगा एंड गिव ईथर, इससे हमको ईथर फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं R ऑफ X इज रिएक्टिंग विथ सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, तो इस रिएक्शन में ये X और ये Na, ठीक है, आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा, ये X और ये Na, इतना NaX बाहर हो जाएगा और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ROR। अगर मैं इसको R डैश कर देता हूं तो यहां पे ये R डैश हो जाएगा, ठीक है, मतलब चलिए डिफरेंस करने के लिए मैंने इसको R डैश कर दिया, प्लस NaX। अगर मैं रियल रिएक्शन लिखूं तो CH3I is reacting with CH3ONa, तो ये हमको जो प्रोडक्ट देगा दैट इज CH3O
CH3, ठीक है, प्लस NaI। मेन प्रोडक्ट हमारा ईथर होगा, ठीक है। ये चीज हमारी विलियमसन सिंथेसिस होती है। ऐसे अगर मैं एक रिएक्शन और ले लूं, लेट्स से CH3I is reacting with sodium methoxide C2H5ONa, तो ये हमको देगा क्या, CH3O C2H5 प्लस NaI। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट था CH3O CH3, इसका नाम था डाई मिथाइल ईथर, या इसको मेथॉक्सी मीथेन भी कह सकते थे। नीचे वाला है इथाइल मिथाइल ईथर, या हम इसको एथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो सेकेंड वाले रिएक्शन में जो हमको ईथर मिला है, दैट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर हमको सिमेट्रिकल ही चाहिए हो, सिमेट्रिकल ईथर ही चाहिए हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब इतना हमारा ये विलियमसन सिंथेसिस खत्म हो गया। अब इसका बी पार्ट में शुरू कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ ईथर में, कि एल्काइल हैलाइड are heated with dry Ag2O। जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से ये ट्रीट किए जाते हैं तो हमको सिमेट्रिकल ईथर देते हैं, गिव्स सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से ट्वाइस ऑफ C2H5CH3Cl is reacting with or it is getting heated with Ag2O, तो ये हमको जो प्रोडक्ट देगा ये क्या देगा, सिमेट्रिकल एल्केन। तो देखिए तीन तीन मतलब 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, मतलब 3 और 3 6 कार्बन हो गए यहाँ पे। तो जो हमको ये ईथर देगा वो क्या देगा, C2H5CH3O देन C2H5CH3, ठीक है, डाई प्रोपाइल ईथर या 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन प्लस ट्वाइस ऑफ AgCl, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जब हमको सिमेट्रिकल ईथर चाहिए होगा तो हम Ag2O यूज करेंगे, और अगर कैसा सा भी ईथर चाहिए होगा तो हम बाई विलियमसन सिंथेसिस हम वो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। So guys, next reaction is formation of एस्टर। तो देखिए एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि एल्काइल हैलाइड reacts with silver salt of carboxylic acid, silver salt of carboxylic acid gives एस्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने RX लिया एंड RX इज रिएक्टिंग विथ लेट्स से RC डबल बॉन्ड OAG, ठीक है, ये रिएक्शन। ये काम करते हैं, इसको समझने के लिए इसको R डैश कर देते हैं, ठीक है। तो AG और X तो बाहर हो जाएंगे और फॉर्मेशन किस चीज का होगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस AgX। एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5Cl प्लस CH3COOAg। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे C2H5C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस AgCl, ठीक है। दिस इज मिथाइल प्रोपेनोएट। ये हमारा क्या है, ये एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। So guys, this was all about today's lecture
In next lecture, I will be discussing about elimination reaction given by alkyl halides. That is why I have tried to separate that reaction. If you have liked my video today, please don't forget to press the like, share and subscribe button, and that contribution will encourage me a lot. Thank you very much guys. Bye bye. Take care.